यस फ्रेंड्स, तो हमने AS1 के अभी बेसिक्स प्रिंसिपल्स को समझा, जिसमें मैंने बताया कि AS1 में जो पैरा 1 है वो कहता है कि दिस स्टैंडर्ड डील्स विद द डिस्क्लोजर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड इन प्रिपेयरिंग द प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब हम AS के कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, एक बार रिवाइज करते हैं। पैराग्राफ 10 के हिसाब से फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन 3 है: गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरल। तो यानी अगर आप फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस फॉलो करी हैं आपने बुक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में, तो आपको फॉलो उसका डिस्क्लोजर नहीं देना है। लेकिन अगर फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन नहीं फॉलो करी हैं तो फिर इस बात का डिस्क्लोजर आपको देना है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हमारी अलग अलग जगह होती हैं। जैसे इन्वेंट्रीज में हम फीफो लेंगे कि वेटेड एवरेज लेंगे, डेप्रीशिएशन में हम स्ट्रेट लाइन लेंगे कि रिड्यूसिंग बैलेंस लेंगे कि डिप्लीशन लेंगे, कैश फ्लो में हम डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे कि इनडायरेक्ट मेथड से। सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज में हमारी 3 पॉइंट्स है: प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म्स एंड मटेरियलिटी। ठीक है, इसके बाद एक आपका चेंज है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो अगर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी से करंट पीरियड में मटेरियल इफेक्ट है, ठीक है, तो फिर हम इसमें फर्दर देखते हैं कि क्या हम अमाउंट एसरटेन कर सकते हैं। अगर अमाउंट एसरटेन कर सकते हैं तो फिर उस अमाउंट को डिस्क्लोज करें। अगर अमाउंट एसरटेन नहीं कर सकते हैं तो इस फैक्ट को डिस्क्लोज करें कि अमाउंट एसरटेन नहीं हो सकती है। दूसरा है कि अगर करंट पीरियड में तो मटेरियल इफेक्ट नहीं है, लेकिन आने वाले पीरियड में, नेक्स्ट आने वाले पीरियड्स में इसमें मटेरियल इफेक्ट है, तो इस बात को, इस फैक्ट को डिस्क्लोज करें कि इस चेंज से आने वाले पीरियड में इफेक्ट्स आएंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब हम एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, पढ़िए, ये क्वेश्चंस एग्जाम में भी आ चुके हैं, पढ़ते हैं ज़रा। What are the 3 fundamental accounting assumptions recognized by AS1? Briefly described each one of them. कौन सी अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं जो AS1 ने थी? अब आप जानते हैं पैराग्राफ 10 के हिसाब से 3 अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं: गोइंग कंसर्न्स, मटेरियलिटी, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरल। ठीक है, ये 3 आपकी फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं। ठीक है ना? गोइंग कंसर्न, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉर्मली प्रिपेयर्ड ऑन द एजम्पशन दैट एन एंटरप्राइजेज विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फ्रॉम ईयर टू ईयर। कंसिस्टेंसी, जो अकाउंटिंग पॉलिसी हमने फॉलो की है वो कंसिस्टेंटली आने वाले पीरियड में भी फॉलो होंगी। एंड एक्यूरल का मतलब है अकाउंटिंग में आपने रेवेन्यू और कॉस्ट को एक्यूरल बेसिस पर लिया है, मतलब जैसे ही वो इनकर्ड हो गए उनको बुक कर लिया है, ना कि पेड बेसिस पर। ठीक है जी। एक क्वेश्चन और इंस्टीट्यूट ने पूछा था, मेंशन द फ्यू एरियाज वेयर डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज आर फॉलोड बाय द कंपनीज। तो वो अभी आपने पढ़ा था, जैसे कैश फ्लो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड है, डेप्रीसिएशन में स्ट्रेट लाइन और रिटन डाउन वैल्यू मेथड्स। ठीक है, इन्वेंट्री में फीफो लीफो। तो ये आपकी 4 एरियाज हमने बताए हैं, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। ठीक है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट मेथड। ठीक है, तो ये आपके जहाँ पे अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज़ फॉलो करनी पड़ती है। इसके बाद एक क्वेश्चंस है, ज़रा इसको देखें। अब ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आना शुरू हो गए हैं, ध्यान से देखें इन क्वेश्चंस को, और फिर इसके बाद हम इनके आंसर को भी देखेंगे। पढ़ते हैं क्या लिखा है। ABC Limited was making provision for non-moving stocks based on no issue for the last 12 months up to 31st March.
मतलब अगर कोई स्टॉक में इशू नहीं हुआ है 12 महीने तक तो वो से आप नॉन मूविंग मान लेते हैं. द कंपनी वांट्स टू प्रोवाइड ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015 बेस्ड ऑन द टेक्निकल एवेल्युएशन. टोटल वैल्यू स्टॉक की आपकी 100 लाख है. जिसमें से प्रोविजन रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन 12 मंथ इशू 3.5 lakhs है. प्रोविजन रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन टेक्निकल एवेल्युएशन 2.5 lakhs. Does this amount to change in accounting policy? Can the company change the method of provision? ठीक है. अब ये एक इन्होंने क्वेश्चन पूछा है. ठीक है, अब इसका आंसर देखिए, पढ़िए. The decision for making provision for non-moving stock on the basis of technical evaluation does not amount to change in accounting policy. Requirement to provide for non-moving stock may be said as accounting policy, but the basis for making provision will not constitute accounting policy. यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे इस लाइन पे जरा ध्यान दीजिए. अकाउंटिंग पॉलिसी और अकाउंटिंग एस्टीमेट्स. एस्टीमेट का मतलब मेजरमेंट, पॉलिसी का मतलब रूल. तो इन्होंने बोला है कि रिक्वायरमेंट टू प्रोवाइड फॉर नॉन मूविंग स्टॉक मे बी सेड एज अकाउंटिंग पॉलिसी. जो क्वेश्चन में दिया है कि हम 12 महीने तक अगर इशू नहीं है तो हम उसे नॉन मूविंग स्टॉक मानते हैं, ये हमारी पॉलिसी है, ये हमने रूल बना रखा है. क्लियर है ना? किस बेसिस पर हम प्रोविजन बनाएंगे, ये अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है. फर्दर द मेथड ऑफ एस्टीमेट ऑफ द अमाउंट मे बी चेंज इन केस ऑफ अ मोर प्रूडेंट एस्टीमेट्स कैन बी मेड. मेथड चेंज की जा सकती है. आगे पढ़ें. इन द गिवन केस कंसीडरिंग द टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक द चेंज इन द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड प्रोविजन फॉर नॉन मूविंग स्टॉक फ्रॉम 3.5 lakhs to 2.5 lakh इज ऑल्सो नॉट मटेरियल. नॉर्मली हम 3.5 लाख का प्रोविजन बनाते हैं, लेकिन टेक्निकली उसे 2.5 लाख का प्रोविजन बनाए. द डिस्क्लोजर कैन बी मेड फॉर सच चेंज इन द फॉलोइंग लाइन्स बाय वे ऑफ अ नोट. बाय वे ऑफ अ नोट, ये देखिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक नोट्स दे सकते हैं अपनी बुक्स में जो अपनी ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाएंगे. ठीक, क्या नोट देंगे? The company has provided for non-moving stock on the basis of technical evaluation. लास्ट ईयर हम लोग 12 मंथ तक अगर इशू नहीं है तो उसे हम नॉन मूविंग स्टॉक मानते थे. इस साल हमने थोड़ा सा लॉजिकल माइंड लगाया. हमने कहा कि कौन हमारा बाद में यूज़ होना है, कौन यूज़ नहीं होना है, तो टेक्निकल एवेल्युएशन किया. सो द कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड फॉर नॉन मूविंग स्टॉक ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एवेल्युएशन अनलाइक प्रीसीडिंग ईयर्स. अनलाइक प्रीसीडिंग ईयर्स का मतलब जैसे पिछले सालों में कर रहे थे वैसा नहीं है. हैड द कंपनी सेम मेथड बीन फॉलोड एज इन द प्रीवियस ईयर द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एंड करस्पॉन्डिंग इफेक्ट ऑन द नेट एसेट्स वुड हैव बीन हायर बाई ₹1 लाख. ठीक है ना? 1 लाख रुपए से ज़्यादा होता. चलिए, तो इसका इम्पैक्ट देखें. इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा समझ आया होगा. कंपनी के पास 1 करोड़ का स्टॉक है. कंपनी नॉर्मली 12 महीने के इशू के बेसिस पर, अगर 12 महीने तक इशू नहीं है तो उसे नॉन मूविंग मान लेती थी. कंपनी मतलब नॉन मूविंग स्टॉक की डिस्क्लोजर करती है, ये कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसी है. किस बेसिस पे करती है वो अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज नहीं है, वो अकाउंटिंग एस्टीमेट का चेंज है. बहुत बारीक लाइन है, थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है. इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ. अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है? अकाउंटिंग पॉलिसी है टू डिस्क्लोज द
नॉन मूविंग स्टॉक। और अकाउंटिंग एस्टीमेट क्या है? अकाउंटिंग एस्टीमेट है ascertainment of नॉन मूविंग स्टॉक। ascertainment यहाँ पर पहले सालों तक 12 मंथ अगर नो इशू इन 12 मंथ है तो ये हमारा नॉन मूविंग मान लेता था। अब इन्होंने इस साल में टेक्निकल एवेल्युएशन कराया, तो इन्होंने चेंज किस में किया? अकाउंटिंग एस्टीमेट में किया कि अकाउंटिंग पॉलिसी में किया? अकाउंटिंग एस्टीमेट में। तो क्वेश्चन में इन्होंने पूछा था कि क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मानी जाएगी? तो आंसर इज नो, दिस डज नॉट मीन्स चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ओके, it means change in accounting estimate. So friends, I thought कि I have clarified. चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, ध्यान से पढ़ेंगे और इसको ध्यान से सीखेंगे। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। जगन्नाथ लिमिटेड हैड मेड अ राइट इशू ऑफ शेयर इन 2012. In the offer document to its member, it had projected a surplus of rupees 40 crore during the accounting years to end on 31st March 2014. The draft result for the year prepared on the hitherto followed accounting policy and presented for the perusal of Board of Directors showed a deficit of 10 crore. The board, in consultation of managing director, decided the following. क्या? वैल्यू ईयर एंड इन्वेंट्री ऑफ वर्क कॉस्ट रुपीज़ 50 करोड़ इंस्टेड ऑफ द हिदायतू मेथड ऑफ वैल्यूएशन एट प्राइम कॉस्ट रुपीज़ 30 करोड़। पहले हम इन्वेंट्री को प्राइम कॉस्ट पर वैल्यू करते थे, अब उन्होंने कहा कि इसे फैक्ट्री कॉस्ट पर वैल्यू करो। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड ऑन द बेसिस ऑफ substantial addition in gross block during the year instead of reducing balance method which has hitherto adopted. As a consequence, the charge for depreciation at rupees 27 crore is lower than the amount of 45 crore which would have been provided at the old method have been followed by rupees 18 crore. Okay. Not to provide after sales expenses during the warranty period. Till the last year, provision at 2% of the sales used to be made under the concept of matching concept against revenue, and actual expenses used to be charged against the provision. The board now decided to account for expenses as and when actually incurred. Sales during the year total to rupees 600 crore. Provide for permanent fall in the investment, which fall had taken place over the last 5 years. The provision being rupees 10 crore. As a chief accountant of the company, you are asked by the managing director to draft the notes on account for the inclusion in the annual report for 2013-14. फ्रेंड, हमने पढ़ लिया है क्वेश्चन, लेकिन अब जरा हम इसको समराइज करते हैं। ये एग्जाम्पल 1 लिया था हमने, एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं। ये प्रीवियस पॉलिसी है और ये हमारी प्रपोज्ड पॉलिसी है। पहली हमारी है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अच्छा, और ये चेंज है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में पहले हम 30 करोड़ की वैल्यूएशन हो रही थी, इसका मतलब है हम प्राइम कॉस्ट पर वैल्यूएशन कर रहे थे। अब प्रपोज्ड है कि इसकी 50 करोड़ की वैल्यूएशन करिए, किस पर? वर्क कॉस्ट पर। इससे 20 करोड़ का प्रॉफिट क्या होगा? अप हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नंबर 2, डेप्रीशिएशन। पहले हम 45 करोड़ की डेप्रीशिएशन प्रोवाइड कर रहे थे रिटन डाउन वैल्यू मेथड पे। अब वो कह रहे हैं कि आप स्ट्रेट लाइन मेथड से फॉलो करिए
तो ये 27 करोड़ आएगा। इससे आपका 18 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है जी। नंबर 3, आफ्टर सेल एक्सपेंसेस आपकी 600 करोड़ की 2% आप प्रोवाइड करते थे। अब उन्होंने कहा कि कुछ प्रोवाइड नहीं करना है, कोई प्रोविजन बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी कि अब आपका 12 करोड़ से आपका ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है जी। और नंबर 4, फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये 10 करोड़ का आपका जो फॉल है, इससे आपका 10 करोड़ ये कम हो जाएगा। इन्होंने कहा अब आप इसके नोट्स बनाइए। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, जितने अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझेंगे उतना अच्छे तरीके से आप नोट्स ड्राफ्ट कर पाएंगे। फिर से पढ़ते हैं। जगन्नाथ लिमिटेड हैड मेड अ राइट इशू फॉर शेयर इन 2012. In the offer document to its member, it had projected a surplus of 40 crore during the accounting year to end on 31st March 2014. जब उन्होंने राइट इशू किया था तो मार्च 2014 का प्रॉफिट उन्होंने 40 करोड़ दिखाया था। द ड्राफ्ट रिजल्ट फॉर द ईयर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ hitherto followed accounting policy and presented for perusal to the board of directors showed a deficit of rupees 10 करोड़। जो आपकी बैलेंस शीट बनाने के लिए बनाई, करंट एक्चुअल बैलेंस शीट बनाई, तो उसमें 10 करोड़ रुपए का लॉस आया है। द बोर्ड इन कंसल्टेशन विद द मैनेजिंग डायरेक्टर डिसाइडेड द फॉलोइंग। उन्होंने कहा अब इसको ऐसे ऐसे करो। पहला क्या, वैल्यू ईयर एंड इन्वेंट्री एट वर्क कॉस्ट, 50 करोड़ की वैल्यूएशन करो इंस्टेड ऑफ पहले की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से 30 करोड़ आ रही थी, क्योंकि पहले हम प्राइम कॉस्ट पर वैल्यू कर रहे थे, अब वर्क कॉस्ट पर कर रहे हैं। प्रोवाइड डेप्रीशिएशन फॉर द ईयर ऑन स्टेट लाइन में से ऑन अकाउंट ऑफ सब्सटेंशियल एडिशन इन द ग्रॉस ब्लॉक ड्यूरिंग द ईयर इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, विच है तो पहले हम लोग रिड्यूसिंग बैलेंस फॉलो कर रहे थे जिसके हिसाब से 45 करोड़ रुपए आ रहा था, लेकिन अब स्टेट लाइन मेथड से आपका 27 करोड़ आएगा। ओके। नॉट टू प्रोवाइड आफ्टर सेल्स एक्सपेंसेस, हम सेल्स करते हैं तो सेल्स के बाद जो सर्विस देनी होती है उसके कुछ खर्चे होते हैं, तो एक कंपनी ने पॉलिसी बना रखी थी कि 2% हम आफ्टर सेल्स एक्सपेंसेस का प्रोविज़न बनाएंगे और जो खर्चे होंगे उसको उस प्रोविज़न से एडजस्ट करेंगे। अब इन्होंने कहा कि नहीं, कोई प्रोविज़न बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप जब जो खर्चे होंगे वो आप डायरेक्टली बुक कर दीजिएगा। प्रोवाइड फॉर परमानेंट फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो आपका 10 करोड़ है उसका प्रोविज़न आप बना लीजिए। अब इसके हमें नोट्स बनाने हैं। नोट्स देखिए कैसे बनेंगे, इसको ड्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िए। एज पर AS1, ये पैरा 22 है, मैं इसमें लिख देता हूं, आपको भी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था ना मैंने, पैरा 22। एनी चेंज इन दी अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैज अ मटेरियल इफेक्ट इन द करेंट पीरियड और विच इज रीजनली एक्सपेक्टेड टू हैव 26 में से पूरा कंक्लूड किया था। Material effect in the latter period should be disclosed. In the case of change in accounting policy, which has a material effect in current period, the amount by which any item in the financial statement is affected by such change should also be disclosed to the extent ascertainable. Where such amount is not ascertainable, wholly or in part, the fact should be disclosed. ये पैरा 26 है। तो इस पैरा 26 के हिसाब से जो नोट्स हैं वो इस तरीके से बनने चाहिए। देखिए क्या है, ड्यूरिंग द ईयर इन्वेंट्री हैज बीन वैल्यूड एट फैक्ट्री कॉस्ट अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ वैल्यूइंग इट एट प्राइम कॉस्ट एज वाज द प्रैक्टिस टिल लास्ट ईयर। ये लिख दिया ना पूरा फैक्ट कि इस साल हमने फैक्ट्री कॉस्ट पर वैल्यू की है, अगेंस्ट दी लास्ट ईयर्स तक हम प्राइम कॉस्ट पर कर रहे थे। दिस हैज बीन डन टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द मोर कैपिटल इंटेंसिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ हैवीली कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर।
फ्रेंड ये थोड़ी सी भारी लैंग्वेज है, आप इसे लिखना चाहें लिखें, ना लिखना चाहें ना लिखें। मैं जानता हूँ एग्ज़ाम में आप इस लाइन को लिखेंगे, भूल भी जाएंगे, तो आप इसे भूल जाइए, अभी भी भूल जाइए। आप इस लाइन को छोड़ के लिखिए, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस चेंज द ईयर एंड इन्वेंट्री हैज़ बीन वैल्यूड 50 करोड़ एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज इंक्रीज्ड बाय 20 करोड़। ये देखिए, मैंने भी बताया था इन्वेंट्री से आपका 20 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। नोट्स 2, in view of the heavy capital intensive method of production introduced during the year, the company has decided to change the method of providing depreciation from reducing balance method to straight line method. As a result of this change, depreciation has been provided at rupees itna, which is lower than the charge which would have been made had the old method and the old rates has been applied by rupees 18. To that extent, the profit of the company फॉर द ईयर इज इंक्रीज। तो ये डेप्रीशिएशन आ गया। ये इंस्टीट्यूट की एक्चुअल लैंग्वेज है, आप इसे थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। तीसरा, सो फार द कंपनी हैज़ बीन प्रोवाइडिंग 2% फॉर द सेल फॉर मीटिंग आफ्टर सेल्स एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड। विद द इम्प्रूव्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एफेक्टिंग अकरिंग द प्रोडक्ट हैज़ रिड्यूस कंसिडरेबली। ये फ्रेंड्स, ये क्या है, लीप अप होती है। मैं आपको बताऊं, ये कंपनी ने एक थोड़ा सा अच्छी लैंग्वेज देके कि भाई हमने अच्छी मशीनरी लगाई है, अच्छी मशीनरी लगाने से हमारे प्रोडक्ट अच्छे निकलेंगे, तो प्रोडक्ट अच्छे निकलेंगे तो हमारे को वारंटी पीरियड में कोई खर्चा नहीं होगा। ये लाइन इस चीज़ को बताती है। आई वुड से, क्योंकि हम लोग तो ऑडिटर हैं, तो हम लोग क्यों अच्छी अच्छी बातें लिखें, तो हम इसको रिकमेंड नहीं करते हैं, बट ठीक है, इंस्टीट्यूट लिख रहा है तो। हैंस द कंपनी हैज़ डिसाइडेड नॉट टू मेक प्रोविजन फॉर सच एक्सपेंसेस बट टू अकाउंट फॉर द सेम एज एंड व्हेन एक्सपेंसेस आर इनकर्ड। ड्यू टू दिस चेंज प्रॉफिट फॉर द ईयर इज इंक्रीज बाय 12 करोड़ देन वुड हैव बीन द केस इफ द ओल्ड पॉलिसी आर टू फॉलो। ये देखिए 12 करोड़ से प्रॉफिट हो गया। आगे, द कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू प्रोवाइड 10 करोड़ for the permanent fall in the value of investment which has taken place over the period of last 5 years. The provision for so made has reduced the profit disclosed in the financial year by rupees 10 करोड़। 10 करोड़ से हमारा प्रॉफिट कम हो गया। तो फ्रेंड्स, ये हमने 4 नोट्स हैं जो डिफाइन किए हैं। तो जितना अच्छा आप क्वेश्चन को स्टडी करेंगे उतना अच्छा आप क्वेश्चन को एनालाइज करके लिख पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से पढ़ें। इन द बुक्स ऑफ प्रशांत लिमिटेड क्लोजिंग इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2015 अमाउंटिंग टू रुपीज़ 1,63,000 ऑन द बेसिस ऑफ फीफो मेथड। मतलब फीफो मेथड के हिसाब से इसकी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन 1,63,000 थी। द कंपनी डिसाइड टू चेंज फ्रॉम फीफो मेथड टू वेटेड एवरेज फॉर असरटेनिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम द ईयर 2014-15 on the basis of weighted average closing inventory as on 31st March amounting to rupees 1,47,000. Realizable value of the inventory is this. Would discuss disclosure requirement for change in the accounting policy. फ्रेंड्स, अगर आप देख पा रहे हो तो चेंजेस वाले ही मेनली क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछ रहा है, पैरा 22 या पैरा 26 के हिसाब से। अब आप इसका इम्पैक्ट देख लें कि पहली पॉलिसी के हिसाब से आप क्या था और अब नई पॉलिसी के हिसाब से क्या है। प्रीवियस पॉलिसी फीफो मेथड थी और प्रपोज्ड वेटेड एवरेज है। पुरानी पॉलिसी से जो वैल्यूएशन आ रहा था वो 1,63,000 आ रहा था, नई पॉलिसी के हिसाब से 1,47,000 आ रहा है। इसका मतलब है कि जो चेंज होगा वो 16,000 रुपये से हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। अब आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि कंपनी हैज़ वैल्यूड द स्टॉक ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है, अगेंस्ट दी प्रीवियस पॉलिसी। अगर
प्रीवियस पॉलिसी फॉलो करते तो हमारा प्रॉफिट 16,000 रुपये से बढ़ जाता। 16,000 क्यों, ये 16,000 ही है। पढ़िए, ये पैरा 22 है, पूरा डिफाइन कर दिया। Thus, Prashant Limited should disclose the change in the valuation method of inventory and its effect on the financial statement. The company may disclose the change in the following manner. देखिए क्या, the company values its inventory at lower of the cost or net realizable value. Since net realizable value of all item of inventory in the current year was greater than the respective cost, the company valued at inventory at cost. In the present years, the company has, ये चेंज वाला है, in the present year the company has changed to weighted average method which better reflect the consumption pattern of inventory for ascertaining. ये इन्होंने इसमें जस्टिफिकेशन डालने की कोशिश की है, ये इन्होंने जस्टिफिकेशन डाला है। अगर आपको जस्टिफिकेशन नहीं मिल रहा है कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं लिखिए, आप डायरेक्ट लिख दीजिए द कंपनी हैज चेंज टू वेटेड एवरेज मेथड फॉर एसरटेनिंग इन्वेंट्री क्रॉस फ्रॉम द अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग फीफो मेथड फॉर द पर्पज। द चेंज इन द पॉलिसी हैज रिड्यूस करंट ईयर प्रॉफिट एंड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री बाई ₹16,000। बस ये लाइनें लिखनी है, विच बेटर रिफ्लेक्ट द कंजम्पशन पैटर्न, लिखिए, नहीं लिखना है कोई बात नहीं। क्लियर है ना। और आपका ये पुराना आंसर भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी आप हटा सकते हैं टाइम बचाने के लिए, क्योंकि इतना इसकी क्या ज़रूरत है। जब हमसे अकाउंटिंग पॉलिसी के लिए नहीं बोला है उन्होंने, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के लिए बोला है। ठीक है, लिखा है ना डिस्कस दी डिस्क्लोजर, तो ये लाइनें हटा सकते हैं हम लोग कि इन्वेंट्री हम कैसे वैल्यूड कर रहे हैं। आई होप क्लियर है पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। ABC Financial Services Limited is engaged in the business of financial services and is undergoing tight liquidity position. Since most of the assets of the company are blocked in various claim petitions in a Supreme Court. Okay. इनकी लिक्विडिटी पोजीशन टाइट है। क्यों टाइट है? क्योंकि इनकी ज़्यादातर एसेट्स हमारी क्लेम हो रखे हैं उन पर कोर्ट में। ABC Financial Services Limited has accepted inter-corporate deposit and is making its best effort to settle the dues. There were claims at varied rate of interest from lender from the due dates of ICD to the date of repayment. The company has provided interest as per the terms of the contract till the due date and a note for non-provision and a note for non-provision of interest from the due date of repayment was mentioned in the financial statement. On account of uncertainty existing regarding the determining of the amount and the absence of any specific legal obligation at present as per the terms of contract, the company considered that these claims are in nature of claims against the company not acknowledged as debt, and the same has been disclosed by way of note in the accounting instead of making a provision in the profit and loss account. ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा है। स्टेट वेदर द ट्रीटमेंट डन बाई द कंपनी इज करेक्ट और नॉट एज पर द रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फ्रेंड्स क्वेश्चन अभी शायद समझ नहीं आया होगा, फिर से समझाता हूँ। ABC फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने कंपनियों से इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट का मतलब लोन लिए थे, ठीक है, और अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अलग अलग कंपनियों से लोन ले रखे थे। कंपनी ने जो इंटरेस्ट का रेट है, उस इंटरेस्ट के रेट से आपका ड्यू डेट तक का तो इंटरेस्ट प्रोवाइड करा दिया। सपोज कर लीजिए
मैं इसको एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये ABC फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है, ठीक है, ABC। अब इसने लोन ले रखा है, ये मान लीजिए 10 करोड़ का X है, Y Z, ये X लिमिटेड, ये Y लिमिटेड, ये Z लिमिटेड। इससे 20 करोड़ का है, इससे 30 करोड़ के हैं, ये लोन ले रखा है। और इनकी ड्यू डेट है 31 दिसंबर 2017, 31 अक्टूबर 2017 एंड 30 नवंबर 2017। इंटरेस्ट रेट है 14%, 13%, 15%। और लोन आपका सपोज के लिए सबने 1 अप्रैल को दिया था, डेट अलग अलग हो सकती है, मैं इसको ले लेता हूँ। तो इंटरेस्ट प्रोवाइड जो किया उन्होंने वो कहाँ से कहाँ तक का किया, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक का, 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर तक का, 1 अप्रैल से 30 नवंबर तक का। जो ड्यू डेट तक का इंटरेस्ट था वो उन्होंने प्रोवाइड कर दिया। अब कंपनी कह रही है कि चूंकि ड्यू डेट का इंटरेस्ट है, इस डेट को मैंने प्रोवाइड करना चाहिए था, बट ड्यू डेट तक का इंटरेस्ट तब होता है जब वो ड्यू डेट पे पेमेंट कर देती। ड्यू डेट पे तो उसने पेमेंट करी नहीं ना। तो कंपनी ने क्या किया कि 31 दिसंबर से 31 मार्च 18 या 30 अक्टूबर से 31 मार्च 18 और 30 नवंबर से 31 मार्च 18, इसका इंटरेस्ट कंपनी ने कहा कि हमने नॉट एक्नॉलेज एज डेट्स। कंपनी कह रही कि हमें देना तो है लेकिन हम इसको अभी अपनी डेट्स नहीं मानते हैं। तो क्या कंपनी का ट्रीटमेंट सही है? एक तो तुमने लोन लिया, लोन पर तुमने उनका रिपेमेंट नहीं किया और ड्यू डेट के बाद का इंटरेस्ट का भी प्रोविजन नहीं बना रहे, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आप ड्यू डेट पर पेमेंट कर देते कोई बात नहीं थी, जब आपने ड्यू डेट पर पेमेंट ही नहीं की तो एटलीस्ट इंटरेस्ट का तो प्रोविजन बनाइए आप। कोर्ट में डिसाइड होगा वो एक अलग बात है, कोर्ट में तो ये बात डिसाइड होगी कि आपने ड्यू डेट पे पेमेंट क्यों नहीं की और एक्स्ट्रा पेनल्टी लग जाए। जो इंटरेस्ट कमिटेड रेट है वो तो आपको देना ही पड़ेगा। तो यहाँ थोड़ा सा कंपनी ने अपने आप को बचाने के लिए किया। अब इसका आंसर पढ़ते हैं। AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी रिकॉग्नाइज प्रूडेंस। देखिए मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर आपको पता है कि भाई हमें आगे कुछ लॉस हो सकती है, उसका प्रोविजन आज ही बना दीजिए। एज वन ऑफ द मेजर कंसिडरेशन गवर्निंग द सिलेक्शन ऑफ एंड एप्लीकेशन ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी। ये कौन सा पैरा था? आपको मैंने बताया था ये पैरा 17 है। Yes, in view of the uncertainty attached to future events, profit are not anticipated but recognized only when realized through not necessarily in cash. Provision is made for all known liabilities. देखिए बड़ा क्लियर लिखा है। Provision is made for all known liability and losses even though the amount cannot be ascertained. So as per AS1, accrual is one of the fundamental accounting assumption irrespective of the terms of the contract so long as the principal of amount of a loan is not repaid. ये देखिए जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको समझा रहा था, so long जब तक कि आपने लोन रिपे नहीं कर दिया, the lender cannot be placed in a disadvantageous position for non-payment of interest in respect of the overdue amount. From the fact given in the question, it is apparent that the company has an obligation to pay interest of the overdue interest.
Hence, the company should provide for the liability since it is not waived off by the lender. ये देखिए ये बात बड़ी बड़ी, अगर लेंडर कह देते कि ठीक है हम छोड़ दे रहे हैं इसको, तो एक अलग बात है. Since it is not waived by the lender at an amount estimated or an reasonable basis based on the fact and circumstances of each case. However, in respect of the overdue interest amounts which are settled, the liability should be accrued to the extent of amount settled. Non-provision of the interest, overdue interest liability amounts to violation of accrual basis of accounting. Therefore, treatment done by the accounting company of not providing the interest amount from the due date to date of prepayment is not correct. क्लियर है? कंपनी ने अगर लोन नहीं चुकाया है तो उसका इंटरेस्ट और ओवरड्यू इंटरेस्ट पे तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा ना. दो पॉलिसीज हैं, प्रूडेंस कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग एक्यूरल एजम्पशन, वो वायलेट आपकी हो रही है यहाँ पर. आई होप आई हैव ट्राइड टू मैक्सिमम एक्सटेंट टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द एग्जाम्पल्स, और मुझे लगता है आपको समझ भी आया होगा. थैंक यू वेरी मच.